गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारी जो थर्ड क्लास है, डे 1 डे 2 मैं क्लास ऑलरेडी डाल चुका हूँ आपके लिए। फर्स्ट क्लास में हम ग्रामर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज़ ग्रामर, व्हाट इज़ वर्ड, व्हाट इज़ लेटर, व्हाट इज़ सेंटेंसेस। और जो सेकंड जो क्लास है हमारी, जिसके अंदर हमने नाउन के बारे में पढ़ा है, आज हमारा थर्ड डे है। आज हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे आप जानते हैं प्रोनाउन होते क्या हैं, लेकिन आज हम जो आपका जो बेसिक है, मैं आपको बता दूं कि ये वो बच्चे जिनकी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है, जिनको बहुत कम आती है, तो उनके लिए बेस तैयार करने के लिए क्लास है। अगर आप मेरी इस क्लास में पहली बार हैं तो मेरी इससे पहले जो 2 क्लास में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप प्लीज़ उन पर विजिट करें, सो दैट ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आज के लिए थर्ड क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन। आपने जैसे टेबल पे देख भी लिया होगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ बेसिक चीज़ें हैं, पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। पहले आप मुझे ये बताएं कि सब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज सब्जेक्ट? आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी पहले मैं 2-3 सेंटेंस लिख रहा हूं, उसके बारे में फिर आप मुझे बताना, ठीक है। I and Dinesh happy, ठीक है। I और दिनेश हैप्पी। I with दिनेश हैप्पी। पहले आप इनके बारे में मुझे बताएं कि इनमें आपको जो ब्लैंक्स हैं उन्हें फिल करना है। इज़ एम आर, ठीक है। आपको इनमें डालना है इज़ एम आर। आप बताएं मुझे कि इसमें क्या आएगा। देखिए, ये बीच में मुझे कराना ज़रूरी था, क्योंकि जब मैंने नाउन करवाया था तो उस टाइम ये टॉपिक हमारा रह गया था। मैं आपको एक बात अच्छे से बता देता हूँ कि हम सब्जेक्ट की बात क्यों कर रहे हैं। कुछ लोगों को मानना है सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, मतलब किसी काम को करने वाला। तो मेरा क्वेश्चन उनसे ये रहेगा कि फिर अगर काम करने वाले को आप कर्ता कहेंगे, तो जो पैसिव फॉर्म में होगा, जो काम नहीं करेगा, उसको आप क्या कहेंगे? आप शायद उसे ऑब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन मैं उस बात को ऑब्जेक्ट नहीं मानता। आप इस बात को समझिए कि सब्जेक्ट का मतलब जो होता है कर्ता नहीं होता। सब्जेक्ट का मतलब होता है द वन हु इज टॉक अबाउट। सब्जेक्ट का मतलब होता है द वन हु इज टॉक अबाउट, मतलब जिसके बारे में बात की जाती है। जिसके बारे में बात की जाती है वही तो सब्जेक्ट होगा ना भाई। आप ये देखिए, पहले ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं 3 एक जैसे मेल खाते हैं, बस अलग अलग कंजक्शन है, प्रपोजिशन से जुड़े हुए हैं। आप पहले देखिए कि इनमें क्या आएगा। इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। पहला सेंटेंस है, अब देखिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। यहाँ पे आई एंड दिनेश हैप्पी, ये एंड से कनेक्टेड हैं। मैं आपको बता दूं कि एंड जो है वो कंजक्शन है जो 2 वर्ड को ज्वाइन करता है, 2 सेंटेंस को ज्वाइन करता है। यहाँ पे 2 वर्ड हैं, 2 शब्द हैं, 2 नेम हैं, उनको ज्वाइन कर रहा है। 2 नाउन हैं, उनको मतलब 2 पर्सन को ज्वाइन कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हो गए? कितने लोगों की बात हो रही है? यहाँ पे आई की बात हो रही है, दिनेश की, तो सर आप कहेंगे दोनों की बात हो रही है। अगर यहाँ पे दोनों की बात हो रही है तो आप मुझे बताएं, क्या अगर क्योंकि आपको पता है कि ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। प्लूरल के साथ में आर लगती है, आई के साथ में एम लगता है। लेकिन यहाँ पे बात आई की नहीं हो रही, बात यहाँ पे दिनेश की नहीं हो रही, यहाँ बात दोनों की हो रही है। अगर दोनों की हो रही है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा आपका? प्लूरल होगा। अगर प्लूरल होगा तो आप क्या इस बात से एग्री होंगे कि यहाँ पे आर होगा? बात को समझ रहे हैं ना, यहाँ पे आर होगा। दूसरी बात, आई और दिनेश। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कनेक्ट हैं ये किससे कनेक्ट हैं? और से, जो ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ऑल्टरनेटिव जो ऑल्टरेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे बात आई की हो रही है या दिनेश की? तो आप कहेंगे सर या तो दिनेश की या आई की बात हो रही है। लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि यार भाई, आई या दिनेश का मतलब ये है कि बात तो सिर्फ यहाँ पे एक ही हो रही है, चाहे इसकी बात हो चाहे इसकी बात हो। तो पर्सन कितने हो गए? सिंगल। अब दिनेश की अगर बात करें तो इसके साथ में तो इज का प्रयोग होता है, और आई की बात करें तो इसके साथ तो एम का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करें? तो भाई जो ब्लैंक के जो बिल्कुल पास में होगा उसके हिसाब से लेके चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इज। बात को समझ रहे? थर्ड सेंटेंस देखिए, आई विद दिनेश। अब यहाँ बात किसकी हो रही है? आई की या दिनेश की? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो दिनेश की बात हो रही है। मेरे भाई
मैं कह रहा हूँ कि मैं दिनेश के साथ खुश हूँ, क्या पता वो खुश ना हो, क्या पता वो सोच रहा हो कि एक पीछा छूटे इसका, एक तरह से बात को समझ रहे हैं ना। इसका मतलब यहाँ पे दिनेश आपका सब्जेक्ट नहीं है। आगे आप मुझसे पढ़ेंगे कि जो विद है ये प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया इसी का ही, और आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी तो यहाँ पे बनेगा एम। तो आई एम हैप्पी विद दिनेश, ये सेंटेंस आप कैसे बनेगा। प्यारे बच्चों, आप इस बात से समझो कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं ये है, वो ये है कि आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो सब्जेक्ट है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है द वन हु इज टॉक अबाउट, ठीक है। द वन हु इज टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात की जाती है वो आपका सब्जेक्ट होगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। मैं सब्जेक्ट क्यों आपको पहले आज क्लास में स्टार्टिंग क्यों समझा रहा हूं, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ, पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। एक मिनट आप होल्ड करेंगे, शायद 1 मिनट होल्ड करें आप। यस, हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। एक और जो बीच में जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए आप एक बात समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। मैं कहता हूं राम टेक्स एन एप्पल, शी कॉल्ड Rohan and she is riding a bike। इन सेंटेंस की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी हो गई मेन वर्ब, ठीक है, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अरे भाई ये सब्जेक्ट हो गया ना, और ये आपकी वर्ब हो गई। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर जिस बारे में काम करते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट। मेरी बात को समझ रहे हैं। सब्जेक्ट और वर्ब मिलके जो काम करते हैं, जिसके बारे में बात होती है, दैट इज आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक बात समझिए, आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पे ये वर्ब है, यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब के बाद में आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो आ रही है। लेकिन क्या कोई और भी तरीका है जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आ सकता है? तो आंसर होगा यस, आंसर होगा यस। क्यों? आप एक बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो के बाद में आता है, या तो वो वर्ब के पास में बाद में आएगा या फिर आपका प्रपोजिशन के बाद में आएगा। ऐसा क्यों होगा? जब ये टॉपिक हम वर्ब और प्रपोजिशन पढ़ेंगे उसमें हम ये बातें आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्ट जो होगा वर्ब और प्रपोजिशन साथ में क्यों आएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है, अब चलिए हमारे टॉपिक के ऊपर। देखिए, अब एक बात आप समझ गए होंगे कि किसी भी उसमें सेंटेंस में, किसी भी स्पीच में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा वो बनने का काम कौन करता है? आप कहेंगे सर नाउन करता है ना। आपने एक स्टोरी सुनी होगी थ्रस्टी क्रो के बारे में। उसमें था कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए क्रो, एक बार एक कौवा था। इट वॉज वेरी थ्रस्टी, इट फ्ली हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ सुना होगा आपने उस स्टोरी में नोटिस किया होगा कि क्रो को एक बार लाया गया, उसके बाद में उसको रिपीटेशन को हटाने के लिए बार बार इट का यूज किया गया। मेरी बात को समझ रहे हैं? यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड को, एक नाम जो होता है उसको, उसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए उनकी जगह जो दूसरे जो वर्ड आते हैं, दीज आर नॉन एज एक्चुअली प्रोनाउन। मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रोनाउन जो होंगे, प्रोनाउन कौन होंगे? इट रिप्लेसेस अ नाउन, या नाउन्स भी कर सकते हो आप, ठीक है। इट रिप्लेसेस नाउन्स, ये नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे मैं कहूं, जैसे मैंने अभी जो स्टोरी बताई है थ्रस्टी क्रो के बारे में, उसमें भी ये है पहली बात। दूसरी बात ये कि एक बात बताओ, मैं कहता हूं बुक, मैं कहता हूं बेबी,
मैं कहता हूँ क्रो, मैं कहता हूँ रोहन। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है यस्टरडे आई मेट भूमिका, भूमिका वाज ड्राइविंग ए कार टू रेवाड़ी। भूमिका है ये कार ड्राइव कर रही थी। अब इस सेंटेंस में देखिए कि जैसे मैंने यहाँ फुल स्टॉप लिखा उसके बाद फिर से मैंने भूमिका को यूज़ किया, तो आप कहेंगे सर ये थोड़ा अजीब सा है, अटपटा सा है। तो आप क्या करेंगे, इस भूमिका को अब की बार रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये नाउन है। नाउन के रिप्लेसमेंट को आप नाउन को रिप्लेस कर दें तो इसकी जगह जो आएगा, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आएगा प्रोनाउन। और आपको पता है भूमिका इज ए वी कैन से फीमेल, सो हम इसके लिए शी से इसको रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद जब ये आप जैसे आपने स्टोरी जैसे पढ़ी है स्कूल टाइम में, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, ठीक है, द क्रो फ्ली हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। मुझे लगता है शायद वो लाइन बीच में, क्योंकि इसे प्यास लग रही है ना, मेरी बात को समझ रहे हैं। खैर आप ये समझ लीजिए, जो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ये है कि ये इधर उधर दौड़ा। अभी बात किसकी हो रही थी, क्रो की। लेकिन अगर इस क्रो को मैं द क्रो को हटा के किसी और शब्द से रिप्लेस करना चाहूँ तो वो क्या होगा आपका, आप कहेंगे सर इट होगा। यहाँ पे भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इट से। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि नाउन को रिप्लेस करने के लिए जिसका यूज किया जाता है दीज आर एक्चुअली प्रोनाउन। लेकिन नाउन में और प्रोनाउन में इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ मतलब इनके जो फीचर्स हैं वो दोनों डिफर करते हैं। कैसे, आइए देखिए ज़रा। देखिए जब आप बुक्स की बात करते हैं, पहले तो आप ये समझिए कि नाउन में सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। नाउन के अंदर आपका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा वो सेम होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होंगे। जबकि आप प्रोनाउन की बात करेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो चेंज हो गए आएंगे। कैसे, हालांकि दोनों का मीनिंग सेम होगा, इस बात को समझिए। देखिए मैं कहता हूं आई कॉल्ड रोहन, एक तो ये, और दूसरा है रोहन कॉल्ड मी। पहले तो आप इस सेंटेंस में देखिए पहचानिए कि नाउन कौन सा है। आप कहेंगे सर नाउन की बात करेंगे तो ये है आपका नाउन रहेगा, ये आपका नाउन रहेगा, ये आपका प्रोनाउन है जो रिप्लेसमेंट है, और ये आपका मी रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये रोहन और रोहन यहाँ पे दोनों सेम हैं, यानी कि जब इनका ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो दोनों सेम रहा, मतलब हमने रोहन को कुछ चेंज नहीं किया ना। लेकिन जब आपने देखा आई, जब ये सब्जेक्ट की तरह था तो इसके लिखा आपने आई, जब ऑब्जेक्ट की तरह था तो इसको आपने लिख दिया मी। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप आई की बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट केस में होगा, लेकिन जैसे ही आप इसे ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे तो ये मी बन जाएगा। जब आप वी की बात करेंगे तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट केस रहेगा और इधर जाते ये अस का केस बन जाएगा। यही बात मैं आपको ये जो दो टेबल है इनमें समझाना चाह रहा हूँ। भाई जो पहला जो केस होगा नॉमिनेटिव केस को हम कहते हैं, इस नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। भाई ध्यान रखना, ठीक है। इस नॉमिनेटिव केस को जो प्रोनाउन है इसको हम सब्जेक्टिव केस या प्रोनाउन भी कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। ये आई होगा। जब ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे इस ऑब्जेक्टिव को हम एक वर्ड से और कहते हैं एक्यूजेटिव, ठीक है, एक्यूजेटिव प्रोनाउन, ठीक है। मेरी बात समझ रहे? आई को जब हम चेंज करेंगे तो मी में होगा, वी को एस में चेंज कर देंगे, यू को हम यू में चेंज करेंगे, ही को हिम में, शी को हर के अंदर, इट को इट के अंदर, दे को देम के अंदर। ये बात तो समझ रहे हैं? मेरी बात क्या मैं जो आपको जो बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट जब नाउन की तरह होगा तो जब सब्जेक्ट जो होगा
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं नाउन के केस में, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मतलब लिखने में सेम नहीं होंगे। मीनिंग तो सेम होता है, लिखने में सेम नहीं होंगे। किस केस में? प्रोनाउन वाले केस में। मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है। एक बात और समझिए आप, एक बात ये समझिए, जब आप आई की बात करते हैं, भाई मैंने कहा बाइक, बाइक, तो आपने बाइक को बाइक्स लिख दिया। बाइक्स का प्लूरल ये होगा ना, बाइक का बाइक्स प्लूरल हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? जब कहते हैं कि आप पेन, तो ये हो जाएगा पेन्स। बात को समझ रहे हैं? आप कहते हैं बुक, जब बुक कहते हैं तो ये क्या बन जाएगा? बुक्स। मतलब क्या हुआ? ये सिंगुलर, सिंगुलर मतलब जो सिंगल है, प्लूरल, प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल जो आपका बहुवचन होता है वैसे। तो वैसे ही केस प्रोनाउन में होते हैं। आपने देखा कि बाइक के साथ में एस लगा दिया, क्या आई को प्लूरल बनाने के लिए क्या आई से एस लगा देंगे आप? जवाब होगा नहीं। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब आप आई की बात करेंगे, इस आई की बात करेंगे तो ये आपका होगा सिंगुलर। बात को समझ रहे हैं? जब आप आई की बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं सिंगल हूं, बाय द वे आई एम नॉट सिंगल, आई एम मैरिड, बट आप इस सिंगल का मतलब एक वचन बहुवचन की बात हो रही है। जब आप एस की बात करेंगे सिंगल, लेकिन आई को क्या आप प्लूरल में लेकर चल सकते हैं? क्या आई को आप प्लूरल में लेकर चल सकते हैं? जवाब हाँ। जब मैं कहता हूं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, इट मीन्स हु इज गोइंग टू दिल्ली? ओनली मी, इजंट इट? मैं ही जा रहा हूं ना। लेकिन अगर मैं कहूं वी आर गोइंग, इसका मतलब स्पीकर तो मैं हूं, बोलने वाला तो मैं हूं, लेकिन जा कौन रहे हैं? हम सारे जा रहे हैं, है ना। इसका मतलब जब इसके प्लूरल की बात करेंगे तो इसका प्लूरल होगा ये वी। बात को समझ रहे हैं? जब आप यू की बात करेंगे तो आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तुम, मैं क्लास में किसी बच्चे को कह रहा हूं खड़े हो जाओ, मैं कह रहा हूं तुम, यू स्टैंड अप, खड़े हो जाएंगे। मैं सभी को कहने लग रहा हूं तो वो भी खड़े हो जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? यानी कि यू जो होगा वो आपका सिंगुलर भी होगा और आपका प्लूरल भी होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के साथ में, ठीक है। लेकिन इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा यूज होगी, और इसका ध्यान रखना, और भी आगे हम बताएंगे। जब हम किसी मेल की बात कर रहे हैं, जब आप रोहन की बात कर रहे हैं, रोहन को रिप्लेस हम करेंगे प्रोनाउन से तो वो ही होगा, ठीक है। जब रोहिणी की बात करेंगे, उसको हम रिप्लेस करेंगे तो वो किससे होगा? सी से। मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप बेबी को रिप्लेस करेंगे या क्रो, इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, जब आप बेबी को या क्रो को आप रिप्लेस करेंगे तो ये किससे होगा? इट से। मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन जब आप इन सभी को, इनको, रोहन को रोहन से आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये सारे सिंगुलर हैं, लेकिन आप जब इनको प्लूरल फॉर्म में लेके जाओगे, ये तो सारे कैसे फॉर्म में हैं? सिंगुलर में। लेकिन जैसे प्लूरल में लेके जाओगे तो ये आपका हो जाएगा दे। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तब भी दे, एक से ज़्यादा महिलाएं हैं तब भी दे, और एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं, बेबी हैं, क्रो है, या पशु पक्षी जो भी हैं उनकी बात करेंगे दे। इसका मतलब ये है कि ये आपका सिंगुलर, ये भी आपका सिंगुलर, ये भी आपका सिंगुलर। इट जो होता है ये बहुत अच्छा टॉपिक है, हम अगली क्लास में बताएंगे। इट का मतलब होता है जो होगा यूज होता है, अभी के लिए समझ लीजिए बेबी के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, बर्ड्स, पक्षी वगैरह इन सब के लिए यूज होता है। लेकिन अगर इन सब के हम प्लूरल की बात करें तो वो क्या होगा? ये दे, ठीक है। एक चीज आप और समझिए, जब हम इन की बात कर रहे हैं तो इनमें फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होता है। देखिए जो हिंदी संस्कृत जो लैंग्वेज है वो सामने वाला को बहुत अच्छे से तवज्जो देती है, बट इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में हम के इंसल्टेड फील कराने के लिए, या जो इंसल्टिंग वर्ड है हम तू भी बोल सकते हैं, और हम वहाँ पे आप भी बोल सकते हैं। आप इज काइंड ऑफ वी कैन से कि बहुत ही वनरेबल वर्ड, मतलब जिससे वेनरेशन लगे, श्रद्धा लगे, रेस्पेक्ट लगे, ठीक है। वैसे और दूसरी तरफ अगर हम तू की बात करते हैं, तुम की बात करते हैं, तो शायद इट सीम्स टू बी लेस रेस्पेक्टेड, इजंट इट, ठीक है। लेकिन इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में से यू ही होता है। अब वो सामने वाले के ऊपर है, वो क्या समझ रहा है, वो रेस्पेक्टेड समझ रहा है या नहीं, ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इंग्लिश में हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन,
खुद को हमेशा ज़्यादा तवज्जो देगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन हिंदी संस्कृत जो कहती है वो कहती है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और वो व्यक्ति जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन होगा, आपका जो उत्तम पुरुष जो होता है। ठीक है। इंग्लिश में या हिंदी में जो बोल रहा होता है, जो बोल रहा होता है वो स्पीकर होता है। जो स्पीकर है वो आपका फर्स्ट पर्सन है। ठीक है। जो स्पीकर होगा वो आपका फर्स्ट पर्सन होगा। ठीक है जी। जो लिसनर होगा, जो लिसनर होगा, स्पीकर जो होगा वो आपका फर्स्ट पर्सन होगा। जो लिसनर है वो आपका सेकंड पर्सन होगा। तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे जो लिसनर है वो सिर्फ यू ही है। अरे मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। ऑब्वियसली बात है। वंस यू स्टार्टेड टू टॉकिंग, जब जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करेंगे इट मीन्स अब आप फर्स्ट पर्सन हो गए, मैं सुन रहा हूं तो मैं आप सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन आप जानते ही हैं। ठीक है। इनकी बात करो आप, ही शी इट के बारे में, ये वो लोग हैं जो हमारा जो एक्टिव, जो पेसिव लिसनर है। मतलब इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी बातें नहीं सुन रहे या हम इनके बारे में बातें करने लग रहे हैं। ये दीज आर नीदर स्पीकर नॉर लिसनर। ठीक है। अगर ऐसा है तो ये कौन से होंगे आपके इंग्लिश में, थर्ड पर्सन। ठीक है जी। ये सारे आपके कौन से होंगे, ये सारे आपके होंगे थर्ड पर्सन। ये दोनों आपके सेकंड पर्सन, और ये जो यू है ये आपका सेकंड पर्सन होगा। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। एक इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब का इश्यू बहुत होता है कि किसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, उसको भी समझ लीजिए आज लगे हाथ। अगर भाई ही, शी, इट या नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए पर्सन और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है, अगर आप इनकी बात करेंगे, अगर आप इनकी बात करेंगे, ही शी इट की बात करेंगे, तो इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज होगी। इज एम आर के अंदर, वाज वर्ब में वाज होगी, हैज हैव के अंदर हैज होगी। ठीक है जी। इस बात को समझ रहे हैं? अगर ही शी इट नेम ऑफ ए पर्सन सिंगुलर नाउन होगा तो इनके साथ में ये आपके सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, ये आपके हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की तरह काम करेंगे, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ठीक है जी। उसके बाद में यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, प्लूरल जो नाउन्स होंगे, प्लूरल जो नाउन्स होंगे उनके साथ में इज एम आर में से आर, वाज वर्ब में से वार, और हैज हैव में से हैव, इनका प्रयोग आप करेंगे। आप कहेंगे सर विल और शैल का, विल और शैल एक्चुअली मॉडल्स होते हैं, उनकी एक अलग से क्लास होगी, हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे और उनके साथ में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी ये भी आ गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक और अराइज होता है सर कि यहाँ पे इन सब में जो है आपका आई छूट गया। ठीक है। उसके लिए क्या होगा? तो मेरे भाई आप इस बात को समझें कि जो आई होगा, आई, उसके साथ में आप हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ करेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ करेंगे, आप उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। ठीक है जी। आई के साथ में एम का, वाज का और हैव का यूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जो टेंस के अकॉर्डिंग हिसाब से वहाँ पे होगा। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात को? यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, आपको कहीं बीच में समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जब भी आप कमेंट करेंगे तो 1 या 2 दिन के टाइम के दौरान मैं आपको उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो आंसर है, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। एक बात और, अगर आपको जो चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, नहीं अगर अच्छा लग रहा है तो मैं समझता हूँ डिसलाइक भी कर रहे हैं, फिर भी मैं हर क्लास में कहता हूँ डिसलाइक करने के साथ में आप अपना जो डिसएग्रीमेंट है, जो आपको लगा कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो उस बारे में बताएं। आपको लग रहा है कि शायद कहीं फॉल्ट हो सकता है हम पढ़ाते टाइम में हो सकता है कोई ऐसा वर्ड है स्पेलिंग गलत लिखी जाए, तो आप चीज़ को अवॉइड ना करें, आप बताएं, सो दैट हम आगे से भी ध्यान रखेंगे। मेरी बात समझ रहे? ठीक है। नेक्स्ट है डिटरमिनर। जो डिटरमिनर, और हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं पोजेशन की। ठीक है जी। मैं कहता हूँ एक सेंटेंस है, देखिए जरा, दिस बुक इज
my book. This book is my book. That bike is her bike. ये सेंटेंस है, देखने में आपको लग गया होगा कि गलत लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे बताएं कि इसमें आपको कहाँ पे गलती लग रही है, ज़रा देख के बताएं। इसमें इन दोनों सेंटेंसेस में दिस बुक इज़ माई बुक, दैट बाइक इज़ हर बाइक, इसमें क्या गलत हो सकता है? आप कहेंगे सर आपने है ना यहाँ पे नाउन लिख दिया, बुक लिख दिया, यहाँ पे बुक लिख दिया, यहाँ पे बाइक, यहाँ पे बाइक, दोनों एक ही बाइक हैं, तो क्यों ना आप इसको रिप्लेस कर दें। आप कहेंगे इसको रिप्लेस कर देते सर, आपने यहाँ पे कहा कि सर इसको रिप्लेस कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों? दिस इज़ माई बुक। देखिए प्रोनाउन जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकना। बात समझ गए? यहाँ पे आपने क्या किया कि इस नाउन के रिपीटेशन रोक दिया और आपने बता दिया कि ये कोई यहाँ पे कोई बुक रखी है, आपने कहा कि सर ये बुक है, ये मेरी है, तो आपने कहा दिस इज़ माई बुक। लेकिन यार मेरा कंसर्न है ना ये नहीं है, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं इसको भी यहाँ से हटा सकता हूँ क्या? दिस बुक इज़ माई, तो आप कहोगे सर नहीं, सेंटेंस अटपटा सा लग रहा है। कभी आपने ये कोई अधूरा सेंटेंस बोला है क्या? यह मेरा है, यह तुम्हारा है? किसी चीज़ की तरफ देख रहे हो, सामने लोग पता नहीं है कि आप किसी तरफ देख रहे हो और आप कह रहे हो हेलो ये मेरा है, व्हाट इज़ योर्स, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा ना। तो आपको वहाँ बताने के लिए आपको नाउन के पोजेशन को बताना पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? पोजेशन जो होता है, पोजेशन वो 3 तरीके से आप बता सकते हैं, या तो नाउन के बेसिस पे, या प्रोनाउन के बेसिस पे, या डिटरमिनर के बेसिस पे। अरे अधिकार, कई बार आपने ये नहीं सुना कि यार हम कहते हैं यार जो अपनी फ्रेंड है, अपना दोस्त है, उसको बोलते हैं कि चलो पिकनिक पे घूमने चलते हैं, तो हम कहते हैं नहीं यार उसके पेरेंट्स नहीं जाने देंगे। काहे? क्योंकि उसके पापा बड़े पॉजेसिव हैं। किसी के पापा बड़े पॉजेसिव होते हैं, किसी की मम्मी बहुत पॉजेसिव होती है, किसी की गर्लफ्रेंड बहुत पॉजेसिव होती है, किसी के बॉयफ्रेंड बहुत पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? जो अधिकार की बात होती है ना, कि भाई मैं कहता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि माई बुक, इसका मतलब क्या है? ये बुक किसको रिलेट करती है? मुझको रिलेट करती है। बात को समझ रहे हैं? पहले समझो, पहले रुको। पहले मैंने एक लिखा तनुप्रिया बैग। क्या ये सही लिखा हुआ है? तनुप्रिया बैग। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ उसका मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बैग तनुप्रिया का है। क्या तनुप्रिया बैग ठीक रहेगा? क्या ये ठीक रहेगा? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो पहले ये समझें कि एक होता है चाइनीज़ फ़ोन, ठीक है जी। मैं लिखूं अमेरिकन बैंक, माफ़ कीजिएगा अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा, मैं बोल देता हूँ। यहाँ चाइनीज़ फ़ोन लिखा हुआ है, यहाँ अमेरिकन बैंक लिखा हुआ है। अमेरिकन बैंक का मतलब इसका मतलब क्या हुआ? वो बैंक जो अमेरिकन बनाया है, ठीक है, वो बैंक जो अमेरिकन बनाया है, या वो बैंक जो अमेरिका का है। वो फ़ोन जो चाइनीज़ ने बनाया, चाइना का है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तनुप्रिया जो बैग ने बनाया है, या वो बैग जो तनुप्रिया को बनाया है? इनका मीनिंग ही गलत निकल जाएगा। बात को समझ रहे हैं? जब आपने यहाँ पे लिखा था कि टेबल, तो टेबल को जब आपने एस लगाया तो ये बन गया प्लूरल, बन गया है ना, प्लूरल बन गया। तो अगर मैं यहाँ पे एस लगा दूँ तो तनुप्रियाज बन जाएगा, सेंटेंस ही गलत हो गया, वर्ड ही गलत हो गया। आपको बताना है कि ये अधिकार, ये बैग है, ये इसका है, तो आपको इसके लिए क्या करना है? अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। बात को समझ रहे हैं? तनुप्रियाज बैग, इसका मतलब ये बैग किसका है? तनुप्रिया का है। ये बात और है कि सेंटेंस को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, बैग ऑफ तनुप्रिया। बात को समझ रहे हैं? बैग ऑफ तनुप्रिया आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अपोस्ट्रोफी एस तो आपने लगा दिया, लेकिन क्या आई के साथ में, भाई मेरी कोई चीज़ है तो क्या मैं भी एस लगा दूं? यहाँ पे लगा दूंगा क्या? आप कहोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि आई के पोजीशन को बताने के लिए या तो माई होगा या माइन होगा। बात को समझ रहे हैं? यही आपका अगला जो टॉपिक है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है, मैं जो आपको जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि माई बुक, ये जो माई है, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे क्या हैं? डिटरमिनर हैं, ये पोजीशन को बता रहे हैं। और एक बात आप अच्छे से समझ लेना कि
जो डेटर्मिनर है ना, डेटर्मिनर जो पोजीशन को बताते हैं वो किसके साथ में आते हैं, नाउन के साथ में, ठीक है। ये तो है डेटर्मिनर, और डेटर्मिनर कौन सा डेटर्मिनर, पॉजेसिव डेटर्मिनर। पॉजेसिव जो डेटर्मिनर हैं उनके बाद में नाउन आएगा, मतलब इनके बाद में हमेशा, समझ लीजिए, इनके बाद हमेशा नाउन आएगा। लेकिन जब आप पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो इनके बाद में नाउन नहीं आएगा, नाउन इनके बाद में नहीं होगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। तो यहीं पे देखिए, ये देखिए कि ये कैसा है, ये कौन सी कैटेगरी में से है, आपका क्वेश्चन इस कैटेगरी में से हर ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है। तो आपने ये क्या कर दिया, इसको हटा दिया। लेकिन अगर आप, लेकिन अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो ये अपने आप में गलत हो गया। अगर गलत हो गया तो आप ऐसा करें, क्योंकि अब की बार आपको प्रोनाउन बताना है। प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। नाउन को रिप्लेस करने के साथ में जो पोजीशन को बताए, तो आप लिखेंगे सर, अगर आपने लिखा दैट बाइक इज़ हर बाइक, इसका मतलब हर ये है, ये पकड़िए इसका मतलब हर्स, ठीक है। अगर इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा माइन। बात को समझ रहे हैं। अब माइन का मतलब पता क्या है, इस माइन का मतलब है माई प्लस बुक। इस माइन का मतलब ये है, जब आप हर्स की बात करते हैं तो हर का मतलब होता है हर प्लस बाइक। बात को समझ रहे हैं ना, इस बात को समझ रहे हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पॉजेसिव पोजेशन जो हैं वो यहाँ पे दो तरह के होंगे। एक तो डेटर्मिनर ये जो होंगे भाई, ये जो लिखे हुए ना, ये हमेशा नाउन के साथ में आएंगे, और ये नाउन के साथ में नहीं आएंगे, ये ऑलरेडी नाउन को लेके आएंगे अपने साथ में, इनका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइल्ड होगा। बात को समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाउन जो है, एक और क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। आज आधी क्लास आज करेंगे, हाफ और हाफ क्लास कल। ये देखिए कि एक रिफ्लेक्सिव है और एम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव और आपका है एम्फेटिक। इन दोनों को लिखने से पहले मैं 2-3 सेंटेंस लिखता हूं और मुझे बताओ कि ये सेंटेंस सही है या गलत। शी herself prepared, एक तो ये she herself prepared for her exam, और the woodcutter cut himself the wood in the garden। ठीक है जी। ये सेंटेंस देखिए जरा आप, इनमें आप देखेंगे कि मैंने हरसेल्फ यहाँ पे लिखा है, हरसेल्फ ये लिखा है मैंने यहाँ पे, हिमसेल्फ मैंने यहाँ पे लिखा है। आप समझ रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक जो प्रोनाउन है मैंने ये इस टाइप में लिख दिए हैं। लेकिन आप ये समझिए, क्या ये जो लिखे हुए हैं इनका मतलब क्या है, सेंटेंस क्या है। रिफ्लेक्सिव जो है ना, जो प्रोनाउन है उनका मतलब समझिए। आप मुझे एक बात बताएं कि जैसे आप सुबह भाई उठते हैं, नहाने के बाद में आप शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, आपको किस भूत की शक्ल दिखाई देती है वहाँ पे। जैसे ही आप शीशे के सामने जाते हैं तो आप उसके सामने खड़े होते हैं, तो आप ये मुझे बताएं कि आपको किसकी शक्ल दिखाई देती है। तो आप कहेंगे सर हमें हमारी खुद की शक्ल दिखाई देती है। या फिर इस बात को मैं दूसरे शब्द में कहूँ, जिस भी चीज़ को हम मिरर के सामने रखते हैं वही चीज़ उसको दिखाई देती है, वही चीज़ सामने होती है। इट मीन्स इट रिफ्लेक्ट, वही चीज़ प्रतिबिंबित होती है, प्रतिबिंबित ऐसे कुछ हिंदी बोलते हैं, ठीक है। वही चीज़ उसके सामने आती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन होता है। बात को समझ रहे हैं ना। यही चीज़ यहाँ मैं जो ग्रामर की जो टर्म्स है इसमें बताना चाहता हूँ कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, मैं इसको मिटा देता हूँ। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होगा, देखिए अगर एक सेंटेंस में
डूअर और रिसीवर ऑफ द एक्शन दोनों सेम है। इफ इन एनी सेंटेंस, इन एनी स्पीच, इफ द डूअर ऑफ द सेंटेंस या इफ द डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन आर सेम, अगर किसी काम को करने वाला इंसान और उसको रिसीव करने वाला, मतलब उसका रिजल्ट सहने वाला, अगर दोनों बंदे एक ही हैं तो वो आपका कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैं कहूँ कि भाई रोहन ने खुद को थप्पड़ मारा, तो आप कहेंगे सर किसको, रोहन किसको थप्पड़ मारा, खुद को। किसने मारा, रोहन ने। रोहन ने ही थप्पड़ मारा, खुद को ही मारा। काम करने वाला भी खुद है और रिसीव करने वाला भी खुद है। अगर ऐसा है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर वो काम किसी और को करे तो काम तो इसने किया लेकिन किसी और के थप्पड़ मारा, तो वो रिफ्लेक्सिव आपका प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मतलब जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। दूसरा एम्फेटिक। एम्फेटिक का मतलब होता है, मतलब आपने पढ़ा ना, एम्फसाइज करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ के ऊपर जोर लगा कर कोई बात करना, मतलब मजबूती से कोई बात सामने रखना। भैया आपने अपने भाई को देख लिया, वो कहीं स्मोक कर रहा था, आपने उस जैसे वो घर पे आया तो आपने उससे पूछा कि भाई तुम स्मोक कर रहे थे, तो वो कह रहा नहीं मैंने तो नहीं किया, और आप उसे कह रहे कि नहीं तुमने किया था, वो फिर भी कह रहा है नहीं मैंने नहीं किया, तो आप कहेंगे आप उससे कहोगे आई माई सेल्फ हैव सीन यू, मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। मतलब कोई काम अगर आप खुद के लिए, खुद के बारे में बता रहे हैं, डूअर ऑफ द एक्शन तो है ही आप एक तरह से, लेकिन आप उस बात को जोर लगा कह रहे हैं। मेरी बीवी है, खाना बना के लेके आई, अच्छा खाना नहीं बना, पूछ रही है कैसा लगा, तो मैं कह रहा हूँ अच्छा लगा। फिर वो कह रहे कि आई माई सेल्फ प्रिपेयर दिस फूड, आई माई सेल्फ प्रिपेयर दिस ब्रेकफास्ट। बात को समझ रहे हैं। अगर किसी चीज़ के ऊपर हम एम्फेसाइज करके कोई बात कहें, इस सेंटेंस में, इस एम्फेटिक में एक बात ध्यान रखना, डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन दोनों सेम नहीं होंगे। बात को समझ रहे हैं। अब ये देखिए, शी हरसेल्फ प्रिपेयर्ड, मतलब इसने तैयार किया। किसको तैयार किया, खुद को तैयार किया। सब्जेक्ट ये है, क्या ऑब्जेक्ट यहां पे है, कोई नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये तो एम्फेटिक हो गया। ठीक है, एम्फेटिक मतलब इसने खुद को काम क्या किया, खुद को तैयार करने का किया। ठीक है जी। दूसरा, शी हरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। अब यहां पे देखिए, इसने तैयार किसको किया, खुद को किया। किसके लिए किया, एग्जाम के लिए किया। ठीक है, इसने एग्जाम के लिए किया। यहां पे भी आप कहेंगे कि इसने किसी और की हेल्प नहीं ली, ये खुद ही इसने अपना काम किया। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर इस सेंटेंस को मैं, चलो मैं इसको कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं इसमें ये कर दूं, ये तो मुझे लगता है सारा ही चेंज करना पड़ेगा। शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। खैर यहाँ तक यहीं तक समझ लीजिए, जगह नहीं है। शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ ब्रेकफास्ट। अब ये बताइए कि इसने पकाया किसको है, इसने खुद को पकाया है या ब्रेकफास्ट को पकाया है। तो आप कहेंगे सर सेंटेंस में तो ये लग रहा है कि इसने खुद को पका दिया, लेकिन इसको पकाना किसको था, किसको पकाना था, इसको पकाना था। इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ पे लेके आ जाओ, शी हरसेल्फ प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट। बात को समझ रहे हैं ना। मैं जो आपको चीज़ समझाना क्या चाहूँ, ये सेंटेंस वैसे एरर में आता है। एरर ये है कि हरसेल्फ को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा जब, या फिर सीधी सी बात समझ लो भाई, सीधी सी बात समझ लो, अगर ये जो सारे लिखे हुए हैं, ये सारे अगर ये मेन वर्ब के पहले आए, अगर जैसे मेन वर्ब ये है, अगर मेन वर्ब से पहले आए तो एम्फेटिक, मेन वर्ब के बाद में आएंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बात को समझ रहे हैं। इस सेंटेंस को देखो, द वुड कटर कट हिमसेल्फ द वुड इन द गार्डन। अब मुझे ये बताओ, गार्डन या फॉरेस्ट कर दीजिए। अब इसमें देखिए कि इसने काटा किसको है, द वुड कट हिमसेल्फ, इसने खुद को काट दिया, लकड़ियों को काट दिया, ये बताओ पहले। तो आप कहेंगे कि सर इसको काटना तो लकड़ियों को था, लेकिन इसने काट दिया खुद को, इसका मतलब ये गलत हो गया। अगर गलत है तो इसको आप यहाँ पे लेके आइए मेन वर्ब से पहले। अब जब मेन वर्ब से पहले लेके आएगा तो लकड़ा, देखिए हम बात करें कि लकड़हारे ने खुद लकड़ियों को काटा है जंगल के अंदर। बात को समझ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब वो होते हैं जो मेन वर्ब के बाद में लग के आते हैं।
एम्फेटिक प्रोनाउन वो होते हैं जो मेन वर्ब के पहले लग के आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन दोनों सेम होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन कौन से होते हैं? जिसमें डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन दोनों अलग अलग होते हैं। बात को समझ रहे हैं? ठीक है, ये आपके प्रोनाउन होंगे। एक प्रोनाउन की क्लास हम अगली क्लास से फिर लेंगे जिसमें हम इट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है, एनीथिंग, समथिंग वगैरह, जो भी टॉपिक बचे हैं उसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हाँ, एक बात और, अगर आपको ये कंटेंट है, आपको लग रहा है कि नहीं सर ये तो बहुत बेसिक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। शायद 10 से 15 दिन अभी हम और लगेगा हमारे कंटेंट तैयार करने में। उसके बाद में हम जो बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, राजस्थान पटवारी, जो भी सिलेबस के जो बच्चे हैं जो स्टडी करना चाहते हैं वो मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी तरह का आपको लग रहा है कि सर वीडियो क्वालिटी में या लिखने में कोई हैंडराइटिंग में कोई इशू है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि मैं उसमें और आगे आपके लिए काम कर सकता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।